हेलो स्टूडेंट्स, एज योर सेवन्थ चैप्टर इज गोइंग ऑन, सो हमने उसमें लास्ट टाइम पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमने रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करा था, विच वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बस हमने उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट किया था अलग से थोड़ा। सो टुडे वी विल हैव अ न्यू टॉपिक इज मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। Motion of the center of mass। तो हम यह फाइंड आउट करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कैसा होता है, या फिर जो मोशन है वो किन फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, तो वी विल फाइंड आउट हियर द कॉज ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम उसके लिए फिर से क्या करेंगे, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। प्लीज जो मैं बोलती हूँ वो भी नोट किया कीजिए। जरूरी नहीं है आपने सिर्फ वही नोट करना है जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोला है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ मासेस। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स हैं तो उसके मासेस होंगे ही। तो जो मैं स्टेटमेंट मुंह से बोल रही हूँ आप उसे सुनो, तो वैसे तो नोट कर ही सकते हो। ठीक है, कईयों के पास बुक्स नहीं है, मैंने मान ली बात। तो जो मैं मुंह से वर्बली बोलती हूँ प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड नोट दैट डाउन। ठीक है, शॉर्टकट नोट्स मत बनाओ। चलिए मूविंग बैक टूवर्ड्स अवर डेरिवेशन। तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो एन नंबर ऑफ मासेस भी होंगे, तो दैट आर m1, m2, m3 एंड अप टू mn। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो मोशन है तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर। सो हियर the different masses will have different position vectors, that are r vector, r2 vector, r3 vector and up to rn vector। ठीक है, अगर तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। सिमिलर डेरिवेशन है सारी, बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, अप टू mn सेम ही चला हुआ है सेंटर ऑफ मास तो हर जगह अब तक। इफ m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, which means sum of all the masses, that is m1 plus m2 plus m3 up to mn is equal to m। m1 plus m2 plus m3 plus up to mn is equal to m। ठीक है, तो here center of mass becomes r, क्या बन जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, विच इज हियर टोटल मास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट टेक इट capital M from here to here। mr vector equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus mn rn vector। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। differentiating both sides with respect to t। मैं WRT लिख रही हूँ तो आप भी यही मत लिख देना प्लीज, कंप्लीट लिखना विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो हियर m d r वेक्टर अपॉन d t। अगर आपको याद हो स्मॉल चेंज इन
पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है? दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी को याद हो, चैप्टर पढ़ा हुआ, हमने इसी क्लास में सेकेंड चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ा है, डी टी आर एन वेक्टर। ओके, तो आप हेयर लिख भी सकते हो, हेयर डी आर वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू कैपिटल वी वेक्टर। ठीक है, कैपिटल आर है तो हम इसको कैपिटल टी वेक्टर से डिजिग्नेट करेंगे, एंड डी आर वन वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी वन वेक्टर अप टू डी आर एन वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एन वेक्टर। स्मॉल वी से डेजिग्नेट करना है, ठीक है ना? तो हेयर वी कैन राइट वी, इक्वेशन बिकम्स एम वी वेक्टर इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो वी विल हैव हियर एक्सेलरेशन, तो वी विल डिफरेंशिएट इट अगेन, हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो राइटिंग हियर डिफरेंशिएटिंग, अगेन लिख लेना प्लीज, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, बोथ साइड्स करना है। तो हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे अब फिर से, तो वी विल हैव हियर एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, m1 d v1 वेक्टर अपॉन डी टी प्लस m2 d v2 वेक्टर अपॉन डी टी प्लस m3 d v3 वेक्टर अपॉन डी टी प्लस mn d vn वेक्टर अपॉन डी टी। यू मस्ट नो, आपको डेरिवेशन में रिजल्ट में निकालना क्या है। अब देखो यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, आपको पता है कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जब तक आप किसी को पुश या पुल नहीं दोगे तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो अगर आपको याद रहेगा कि आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है तो आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास से डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन। सो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, हियर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए वेक्टर एंड m1 d1 वेक्टर, m1 ना भी लिखिए, dv1 वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू a1 वेक्टर अप टू dvn वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू an वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हो m a वेक्टर, इक्वेशन बिकम्स m a वेक्टर इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर अप टू mn an वेक्टर। ठीक है, अब जो आपके पास सिंपल सा है, हियर m1 a1 वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर कॉमा m2 a2 वेक्टर इज इक्वल टू f2 वेक्टर अप टू mn an वेक्टर इज इक्वल टू fn वेक्टर। सिंपल है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू m, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज ma वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस अप टू fn वेक्टर। ठीक है, if F is the total force acting on the particles, ठीक है, F is the total force of the system, if F vector is the total force of the system,
अगर एफ वेक्टर आपकी सिस्टम की टोटल फोर्स है तो आप लिख सकते हो हियर एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जैसे आपने टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिया था। ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम आपने एम के कंसीडर करा था ना, हियर टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज एफ वेक्टर। अब यहाँ पे जो एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल फोर्स हियर इज force applied from outside on the system। ठीक है, internal here is forces due to interaction of particles, interaction of particles, ये मेंशन कर देना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये मेंशन करोगे आप। सो सब्स्टिट्यूटिंग एफ वेक्टर एज एम ए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग एफ वेक्टर। ठीक है, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल। अब देखो यहाँ पे जो एफ इंटरनल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, बिकॉज ऑफ एफ इंटरनल इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जिस फोर्स से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, जिस इम्पैक्ट से फोर्स लगेगी उतने ही इम्पैक्ट से वापस आ जाएगी वो फोर्स, तो दे विल गेट कैंसल आउट। तो जब ये कैंसल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। मतलब कि जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जो मोशन है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। ठीक है, सो एक्सेलरेशन विल कम हियर इज एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, the acceleration of particles is due to external forces only। ठीक है, all the external forces, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, all the external forces, external forces, motion was due to change in position, change in the position is due to velocity, and where there is varying velocity there exists acceleration। So acceleration here shows that the system of particles, a center of mass is in motion। ठीक है, सो लास्ट में स्टेटमेंट आपके पास क्या लिखोगे आप, जनरल स्टेटमेंट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम were applied directly upon center of mass, were applied directly upon center of mass। ठीक है, तो ये था आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसके लिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। हमने सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, उसके बाद उनके मासेस कंसीडर किए, उनका पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट किया, डिफरेंशिएट किया, फिर हमने जो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आई थी, हमने उसे अगेन डिफरेंशिएट किया,
वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक्सेलरेशन मिला, और एक्सेलरेशन से हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस आई। उन फोर्सेस का सम हमने एज अ कंबाइन फोर्स लिया। उस फोर्स में भी हमने दो फोर्सेस कंसिडर करी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स थी हमारी ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसकी वजह से ज़ीरो हो गई। तो इन द एंड वी हैड एक्सेलरेशन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली दैट आर अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। So thank you. This is all for today.